सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बच्चा आपके सामने यहाँ पर मैकेनिक्स का बूस्टर सेशन है आपके जे एडवांस एग्जामिनेशन के लिए। हम लोग यहाँ पर है ना कुछ 7-8 सवाल का डिस्कशन करेंगे जो कि आपके एनएलएम के, वर्क एनर्जी पावर के, एनर्जी कंजर्वेशन के, आपके ग्रेविटेशन के, आपके रोटेशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर चेक करेगा और उसको रिवाइज भी करवाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपका कमांड अच्छा खासा है इन सब्जेक्ट्स पे, इन चैप्टर्स पे, तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा। नहीं समझ में आता है तो आप उसका डिस्कशन देखिएगा। और अगर आप इसे लर्निंग मोड में देख रहे हैं एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले, तो वो भी आप यकीनन कर सकते हैं। ये जो हमारा बूस्टर सीरीज है ना, उसका प्लेलिस्ट का लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल आप ही लोगों ने हम तक पहुंचाए हैं, आप इसे डाउट्स के रूप में समझना चाहते थे। देखिए सवाल को पढ़िएगा। ऐसा भी नहीं कि सवाल आपको कुछ बहुत ज्यादा कुछ टफ है। कॉन्सेप्चुअली सवाल में आपको हर जगह आपका बेसिक्स टेस्ट हो रहा होगा। कहता है कि भैया एपी क्यू इज अ रफ सरफेस। कहां से मेरा एपी क्यू, यानी ये पूरा हमको सरफेस रफ है। द पोर्शन एपी इज पैराबोलिक गिवन बाय इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y। यहां से यहां तक जो है ये हमको पैराबोलिक है। द पॉइंट ए अज्यूम टू बी ओरिजिन। द पोर्शन पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ 20√3। तो यहां से लेके यहां तक हमको स्ट्रेट लाइन है और इसकी जो लेंथ है वो भी हमको दिया हुआ है 20√3। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द surface is 1/√3. A block of mass 3 kg is moved on the surface APQ by applying a force on it. The direction of force is always tangential to the surface APQ. मतलब अगर बॉडी यहां पर है तो आप जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो वो इस डायरेक्शन में लगा रहे हो। अगर बॉडी यहां पर है तो आपका फोर्स इस डायरेक्शन में है। समझ रहे हो? अच्छा, द लाइन PQ is a tangent on the curve AP at point P. तो आपका ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये आपको पॉइंट P पर टैंजेंट भी है। समझ रहे हो? ये आपका बेसिकली पैराबोला था। दिस इज योर A, दिस इज योर P। तो यहां पर इसी पॉइंट पर आपको एक टैंजेंट जो है ना, टैंजेंट, तो यही वो टैंजेंट है मेरा PQ। ठीक बात है साहब? अच्छा, उसका भी पक्का कुछ ना कुछ योगदान होगा, टैंजेंट वर्ड लिख दिया है तो। The block moves very slowly on the surface, then find the work done by the applying force in joule till it reaches point Q. सबसे पहले जो हमको यहां पर हिंट मिलता है कि भैया द ब्लॉक मूव्स वेरी स्लोली, यानी कि हम कह सकते हैं कि भैया यहां पर आप डेल्टा के जो है वो जीरो लेके चलेंगे। बहुत धीरे धीरे आप ब्लॉक को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो अगर हम यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि भैया वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। समझिएगा, आप जब इसको यहां से यहां लेके जा रहे हो तो एक्सटर्नल फोर्स कुछ वर्क डन कर रहा है और हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे क्या पूछ रहा है? वर्क डन बाय द अप्लाइंग फोर्स, हमसे यही वाला पूछ रहा है। प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, सारे फोर्सेस का वर्क डन हो गया है। दिस शुड बी इक्वल टू डेल्टा के। लेकिन डेल्टा के मेरे को यहां पर क्या लेना है? यहां पर मुझे शून्य लेना है। मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब सवाल उठता है कि साहब ये PQ लेंथ हमको दिया हुआ है, ये कितना है? ध्यान से देखिएगा, सभी का आपको नीचे टाइम स्टैम्प भी मिलेगा, बहुत कुछ सीखने के लिए है। ये जो लेंथ है ना, ये हमको दिया हुआ है 20√3। अगर मुझे वर्क डन बाय ग्रेविटी चाहिए तो मुझे कहीं ना कहीं ये वर्टिकल हाइट चाहिए होगा। अच्छा, मुझे पॉइंट P का, एंड बाय द वे आपका जो x कोऑर्डिनेट है ना, ये मेरा x कोऑर्डिनेट है, ये मेरा y कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है। और हमसे सवाल में कहता है कि आप एक काम करो, इसको ले लो ओरिजिन, राइट? ये हमको ये फायदा देगा, P पॉइंट का जो आपको हाइट है वो है 12, यानी कि ये जो पैराबोला है ना, तो आपको P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में, आप ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू वाई, तो y की जगह हम लोग 12 लिख सकते हैं। तो यहां से मेरे को x कितना आ जाएगा? 16 का रूट किया तो 4, यहां पर 4 का रूट किया तो 2 और एक 3 बच जाएगा, यानी कि 8√3। तो हमको सर समझ में आ रहा है कि यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, दिस इज योर 8√3 मीटर्स। वेरी गुड। आप एक काम करो, ये जो मेरे को पैराबोलिक कर्व है ना, इसमें tan थीटा पता करो, इसमें dy/dx पता करो, क्योंकि वही मेरा स्लोप होगा। तो इस इक्वेशन को अगर देखें हम, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 16, सो व्हाट इज dy/dx? dy/dx इज इक्वल टू, ये मेरे को हो जाएगा 2x और नीचे मेरे को 16 होएगा, यानी कि x अपॉन 8।
और मुझे स्लोप चाहिए एट पॉइंट पी, क्योंकि ये जो पी क्यू है ना वही मेरे को टेंजेंट है पॉइंट पी पर। तो भैया पॉइंट पी पर स्लोप चाहिए, तो पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट है 8√3। तुम यहां एक्स की जगह डालो 8√3, तो 8 मरेगा और आपके पास √3 बच रहा है, दिख रहा है ना। और यही मेरे को tan थीटा होगा, यानी कि भैया यही तो मेरा स्लोप है, यही तो मेरा स्लोप है साहब यहां पर tan थीटा। तो tan थीटा आपको √3 है, माने आपका थीटा कितना निकल कर आ रहा है 60 डिग्रीज। बढ़िया है साहब। तो ये वाला जो एंगल है ये हमको निकल कर आया 60 डिग्रीज। तो क्या अगर ये 20√3 है तो ये वाला जो आपको हाइट होगा वर्टिकल हाइट वो कितना हो जाएगा 20√3 साइन 60 डिग्री, यानी कि 20√3 मल्टीप्लाइड बाई √3/2। तो यहां 2 से 2 आपको मरा और ये आपको आ जाएगा 30 मीटर्स। एट द सेम टाइम अगर ये 20√3 है तो इसका ये बेस कितना हो जाएगा, तो भैया 20√3 cos 60 डिग्री यानी कि 10√3। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो देखो आएगा निकल के 10√3 मीटर। एक बार तुमने ये सारे कैलकुलेशंस कर लिए, सो यू हैव रीच्ड ऑलमोस्ट देयर। देखिए जहां तक बात है वर्क डन बाई ग्रेविटी लिखने का, तो भैया इस पार्टिकल पे mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली ऊपर हो रहा है, यानी कि वर्क डन बाई ग्रेविटी नेगेटिव होगा। एंड दैट वुड बी हाउ मच माइनस mgh, mg और h, यहां पे h क्या होगा 30 + 12। टोटल हाइट गेन इज हाउ मच 30 + 12। तो यहां पर ये डेटा मेरे पास है, मेरे पास बॉडी का मास है, ग्रेविटी हम लोग यहां पर 10 ले लेंगे और h भी मेरे पास है। व्हाट अबाउट वर्क डन बाय फ्रिक्शन? आप में से कई बच्चों को इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद होगा। एक बड़ा ही टिपिकल सवाल आपने अपने जेई की प्रिपरेशन में 100% किया होगा, मान ही नहीं सकते कि आपने ये वैरायटी नहीं सॉल्व किया होगा। कौन सी वैरायटी है हम आपको यहां पर समझाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें जगह चाहिए। आइए थोड़ा सा जगह क्रिएट करते हैं। कौन सी वैरायटी की बात कर रहे हो सर आप? बेटा हम इस वैरायटी की बात कर रहे हैं कि आपने ये सवाल किया होगा कि एक आपके पास आर्बिट शेप का कर्व है, वर्टिकल प्लेन है ये आपको, एंड यू आर टेकिंग द बॉडी फ्रॉम हियर टू लेट अस से हियर, और आपको फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। ठीक बात है। ये वाला जो आपको डिस्टेंस है ये हमको x0 है। हमसे पूछता है भैया व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, जब बॉडी को आप यहां से यहां लेके जा रहे हो। तो मैं क्या कहता हूं ऐसे केस में कि आप यहां पर एक छोटा सा सेक्शन ले लो, इसको यहां पर, इस सेक्शन को आप यहां पर जूम करके बना दो। ठीक है, ये सेक्शन का जो आपने लेंथ लिया है ना ये आप ले लो dl। तो ये आपको जो सेक्शन है इसका लेंथ dl है। अच्छा, अगर ये dl ले लिया हमने, यानी कि आप कह सकते हो कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट dx है, वर्टिकल कंपोनेंट इसका dy है। ठीक बात है साहब। ये एंगल मान लीजिए इस समय थीटा है, क्योंकि जब ये ब्लॉक आपको ऊपर जा रहा है ना तो कंटिन्यूअसली स्लोप चेंज कर रहा है, वेरी कर रहा है। यहां पर आपका मान लीजिए कि ब्लॉक है और इस ब्लॉक, और हमने क्योंकि बहुत छोटा सा सेक्शन लिया है तो इसे हम स्ट्रेट लाइन अज्यूम कर सकते हैं। आपका ये ब्लॉक था और ये ब्लॉक का मास m है, आप इस ब्लॉक को यहां से यहां लेके जा रहे हो। तो भैया इस ब्लॉक पे, क्योंकि ये आपको एक स्ट्रेट लाइन है और ये स्लोप आपको थीटा दिख रहा है, तो इस ब्लॉक पे आपको जो फ्रिक्शन लगेगा जब ये ऊपर जाएगा, तो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन जो लगेगा दैट वुड बी योर म्यू mg cos ऑफ थीटा। मानते हो साहब? यानी कि व्हाट वुड बी वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी दिस स्मॉल dl डिस्प्लेसमेंट। तो छोटा सा वर्क डन होगा, दैट वुड बी हाउ मच, फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है तो नेगेटिव वर्क डन होगा। तो आप लिखोगे यहां पर माइनस म्यू mg cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई dl। लेकिन मजे की बात यह है कि आपका जो dl cos थीटा है, dl cos थीटा वो सर मेरे को dx के बराबर है, यानी ये पूरे चीज को हम लोग dx से रिप्लेस मार सकते थे। यानी कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो मेरे को टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा इसका इंटीग्रेशन, और सिर्फ dx पे इंटीग्रेशन है। तो जब बॉडी यहां से यहां पहुंचा है तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 से लेके x0, 0 से लेके x0, तो यहां से आपको आ रहा है म्यू mg x0। मतलब इवन ये शेप में भी आपको यही काम होगा। तो आप क्या लिखोगे, वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना हो जाएगा आपको, नेगेटिव ऑफ म्यू mg इंटू x0, जहां पर x0 होगा इन दोनों का सबमिशन, राइट, x0 माइनस
mgh। आपके पास पहले से एक माइनस साइन बाहर है, तो ये आपको कितना आ रहा है, एक काम करो ना, तुम mg को कॉमन ले लो, तो ये आपको आ जाएगा म्यू इंटू एक्स नॉट प्लस योर h। अब मास की वैल्यू कितनी है, इसको हटा देते हैं, इसका काम अपना खत्म है। सो हमने यहां पर आपको बेसिक से पूरा प्रूव भी करके दिखा दिया है, जिनको इसके बारे में जानकारी या आइडिया नहीं था। तो अगर तुम ध्यान से देखो, आपका ये 3 है, सो 3 इंटू 10 30, म्यू की वैल्यू है 1/√3, एक्स नॉट है मेरे को यहां पर 18√3 दिख रहा है, 18√3 प्लस, एंड दिस विल बिकम 42, 30 प्लस 12 इज 42। सो √3 से √3 मेरे को यहां पर मर जाएगा, बिल्कुल 30 इंटू 42 प्लस 18 हो जाएगा 60, तो ये हमको निकल के आ रहा है 1800 जूल, एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर ओवर हियर। तो बहुत कुछ सीखने के लिए है आपको इस पर्टिकुलर सवाल में, फिजिक्स के साथ साथ यहां पर आपको बेसिक मैथमेटिक्स भी लग रहा है। अब ये देखिए, ये भी आपको रोटेशन का कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। आप किस प्रकार से मोशन को एनालाइज करते हो, सवाल को इंटरप्रेट करते हो और उसको अटैक करते हो, बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हो। और आप नीचे जरूर से कमेंट करके बताइएगा कि अगर तुमने इसे खुद से ट्राई किया था, इन सारे सवालों को, 7-8 सवाल जो भी यहां पर अपन डिस्कस करेंगे, कितना तुम खुद से समझ पाए और कर पाए, कमेंट करना बेटा। अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 0.1 मीटर सिलेंडर है ना, डायग्राम में दिख रहा है, सॉलिड सिलेंडर है, कुछ ना भी बोले तो सॉलिड ले लेना। मास जिसका 2 किलो है इज प्लेस्ड सच दैट इट इज इन कॉन्टैक्ट साइमल्टेनियसली विथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन द फिगर। तो ये जो आपका सिलेंडर है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों के साथ टच कर रहा है। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू 1/3 फॉर बोथ द सर्फेसेस, यानी यहां पर आपको म्यू की वैल्यू 1/3 है। फाइंड द डिस्टेंस d इन सेंटीमीटर, कौन सा डिस्टेंस है, ये वाला, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सिलेंडर एट विच a force of 40 Newton should be applied so that cylinder just यहां पर एक critical word है, just starts rotating in the anti-clockwise direction। gravity हमको कहता है 10 ले लो। अच्छा है सर, आप समझिए, अगर ये फोर्स ना हो तो सिलेंडर आपको पहली बात तो चुपचाप यहां बैठा हुआ है, ठीक है, इसका FBD बनाओ, वो क्रैक कर लिए तो सवाल क्रैक हो जाएगा। सबसे पहले अगर तुम देखो तो भैया यहां से आपको mg पास करेगा, और mg है तो ये सिलेंडर आपको ग्राउंड को पुश कर रहा है, तो ग्राउंड भी सिलेंडर को पुश बैक करेगा। तो ये वाला चीज हमको पता है, mg कितना हो जाएगा, 2 इंटू ग्रेविटी 20 न्यूटन, दिस इज योर 20 न्यूटन, ये नॉर्मल n1 मान लेते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल तुमको नहीं दिख रहा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है, राइट? तो अभी तुम यहां पर नॉर्मल n2 दिखाने के योग्य नहीं हुए हो। तुम पहले देखोगे कि टॉर्क क्या लग रहा है इस सेंटर C के अबाउट। तो भैया ये वाला जो फोर्स है उसका इस C के अबाउट टॉर्क होगा, और वो इस सिलेंडर को इस प्रकार से घुमाना चाहेगा, दिख रहा है ना, इस फोर्स का जो टॉर्क होगा। अगर सिलेंडर ऐसे घूमने का कोशिश करेगा, इसका मतलब ये वाला पॉइंट, अरे कोई और कलर लेते हैं, दिख ही नहीं रहा है, ये वाला पॉइंट इधर स्लिप करना चाहता है और ये वाला पॉइंट नीचे स्लिप करना चाहता है। देखो, अगर ये ऐसे घूमेगा मतलब ये वाला पॉइंट इधर स्लिप करेगा और ये वाला पॉइंट नीचे स्लिप करेगा, तो उसको स्लिप करने से कौन रोकने का कोशिश करेगा, फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अगर ये पॉइंट इधर स्लिप करना चाहता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहां ऐसे लगेगा, ये पॉइंट अगर ऐसे स्लिप करना चाहता है तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। आप समझना मेरी बात को। जैसे ही ये वाला फ्रिक्शन लगा F1, अब तुम देखो इस पूरे सिस्टम पे आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स आ गया, तो ये फ्रिक्शन इस सिलेंडर को इस दीवार के अगेंस्ट पुश करेगा तो दीवार भी पुश बैक करेगा, तो यहां पर भी एक नॉर्मल आएगा, राइट, और ये रहा मेरा फ्रिक्शन। अच्छा, ये हुआ इसका FBD। अब देखिएगा, आपसे क्या पूछ रहा है कि भैया ये D की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि सिलेंडर जस्ट स्लिप करना शुरू कर दे, यानी जस्ट रोटेट करना शुरू कर दे। क्या हो रहा है कि भैया ये फ्रिक्शन इसका मतलब लिमिटिंग केस अचीव कर लिया है। ये फ्रिक्शन इसको रोकने का कोशिश कर रहा होगा, लेकिन कह रहा है कि जस्ट स्टार्ट कर दिया सिलेंडर घूमना, यानी ये जो फ्रिक्शन है वो अपना मैक्सिमम ताकत लगा दिया है, लिमिटिंग केस, यानी म्यू इंटू n1, और म्यू की वैल्यू कितनी है 1/3, सो 1/3 इंटू n1,
राइट? सो दैट इज योर F1 बाई N1/3। सिमिलरली यहां पर भी आपको लिमिटिंग केस अचीव हो चुका है, जस्ट घूमने वाला है, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लिया होगा। सो F2 इज इक्वल टू हाउ मच, म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू की वैल्यू 1/3, तो नॉर्मल इंटू 1/3। अच्छा, अब तुम लिखो फोर्स इक्वेशन, ठीक है? तो भाई साहब वर्टिकल डायरेक्शन में आपको फोर्स बैलेंस, एक्स में आपको फोर्स बैलेंस, और एक सेंटर सी के अबाउट आप टॉर्क का इक्वेशन लिख दोगे। तो भैया वर्टिकल डायरेक्शन में ये वाला फोर्स नीचे लग रहा है, ये वाला फोर्स नीचे लग रहा है। सो 40 + 20, लेट मी राइट हियर, 40 + 20 इज इक्वल टू N1 ऊपर है और F2 ऊपर है, तो N1 की जगह तो N1 ही लिखोगे और F2 की जगह आप लिख सकते हो N2/3। दिस इज योर N2/3, इक्वेशन नंबर 1। एक आप लिखो x में इक्वेशन, N2 इज इक्वल टू, और लेफ्ट में आपको F1 है विच इज इक्वल टू N1/3, ठीक है? तो आप एक काम करो ना, इस इक्वेशन को उठाओ, 60 इज इक्वल टू N1 प्लस, और N2 की जगह आप लिख दो N1/3, सो दिस इज गोइंग टू बिकम योर N1/9। तो यहां से आपको आ रहा है 60 इज इक्वल टू 10 N1/9, तो 10 ने इसको मारा है, यानी N1 की वैल्यू हमको 54 निकल कर आ जाएगी। एक बार N1 आ गया मतलब आपका N2 भी आ गया। 54/3 कितना हो जाएगा तुमको? 18। अच्छा, अब तुम लिखो यहां पर सेंटर सी के अबाउट टॉर्क, ये जस्ट घूमना शुरू किया है, जस्ट, यानी लिमिटिंग केस है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है अभी भी, नेट टॉर्क अबाउट सेंटर सी 0 है। तो क्या लिखोगे? ये वाला जो फोर्स है वो ऐसे टॉर्क लगाएगा, राइट, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये फ्रिक्शन और ये फ्रिक्शन जो टॉर्क लगाएगा दैट इज गोइंग टू बी आपका क्लॉकवाइज। तो आप कहोगे क्या कि भैया फ्रिक्शन F2 का टॉर्क प्लस F1 का टॉर्क शुड बी इक्वल टू योर कैपिटल F का टॉर्क ओवर हियर, ठीक है? आपका F2 और F1 का वैल्यू है आपके पास। व्हाट इज F2? F2 इज इक्वल टू N2/3। व्हाट इज N2? N2 खुद 18 है, समझना बेटा बात को, 18 है, सो 18/3 इज 6, तो आप यहां पर लिखो 6 × R। व्हाट इज F1? N1/3, N1 54 है, तो 54 का 1/3 कितना होगा? 18 R। F की वैल्यू 40 है, ये आपको D हो गया। तो यहां से अगर देखोगे तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 × R। R की वैल्यू हमसे कहता है कि बेटा 0.1 ले लो, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 40। हमको आंसर करना है सेंटीमीटर में, तो हम एक 100 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हम सेंटीमीटर में निकाल दें। तो ये दोनों मरेगा, ये दोनों मरेगा, और यहां से हमको D की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी इस सवाल का आपको सही जवाब 6 है, ठीक है? कॉन्सेप्ट यहां पर आपको फ्रिक्शन का डायरेक्शन जज करना, कैसा मोशन होगा, एनालाइज करना था। ये देखिए आपके सामने सवाल है, ग्रेविटेशन का मैट्रिक्स मैच है। A satellite of mass m is revolving in an elliptical orbit around a planet of mass m. When the satellite is at a distance r from the planet, its velocity is this much, which is perpendicular to its acceleration. पूरे एलिप्टिकल ऑर्बिट में आपको वेलोसिटी एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर कहां होता है? एक इधर, एक इधर, पेरिजी और अपोजी पे। मान लीजिए यहां पर आपका वो प्लैनेट है, ठीक है ना? तो यहां पर आपको फोर्स इस डायरेक्शन में है, और अगर यहां की बात करोगे तो वेलोसिटी ऐसे और फोर्स आपको इस डायरेक्शन में है। बाकी तुम कोई और लोकेशन ले लो, यहां अगर तुम लेते हो तो भैया आपका वेलोसिटी ऐसे है लेकिन फोर्स आपका इस डायरेक्शन में है। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि आपका ये वाला जो लोकेशन है जहां पर आपको ये वेलोसिटी है, right, which is perpendicular to its acceleration. Let R, K, U, L be the distances, kinetic energy, potential energy and angular momentum of the satellite at the farthest point. हमसे कहता है कि स्मॉल r आप वो डिस्टेंस ले लो जब आपका जो ये सैटेलाइट है वो फार्देस्ट पॉइंट पर है, मतलब ये आपको पेरिजी रहा होगा, मतलब नियरेस्ट पॉइंट रहा होगा प्लैनेट के। अच्छा, तो आपके पास यहां पर लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, हमको यहां पर उसको मैच करना है। ये वाला वेलोसिटी को कहीं लिख लेते हैं। ये वाला स्पीड कितना दे रहा है हमको? √3gm डिवाइडेड बाई योर 2r। ठीक बात है साहब। आइए, तो अगर हम ध्यान से देखें, आपके पास यहां पर प्लैनेट है ना? हालांकि प्लैनेट का रेडियस दिया नहीं है,
कई बच्चे इसको ये भी मान के चलते हैं कि जो हमको ये डेटा दिया ना यहाँ पर, कौन सा डेटा, ये डेटा कि भैया एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द प्लैनेट, तो कई बच्चे इसको ऐसे भी लेके सॉल्व कर लेते हैं कि जस्ट ग्रेस कर रहा था यहाँ पर, जस्ट इसको ऐसे ग्रेस कर रहा था। नहीं भी लोगे तब भी आपको काम चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस, कुछ इस प्रकार का आपके पास यहाँ पर माहौल बन रहा है। ये एक बना लिया हमने ऐसे, एक हमने बना लिया ऐसे। आपको पता है कि इस प्रकार के इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये जो आपको प्लैनेट का सेंटर है वो आपको ईदर ऑफ द फोकाई पे होता है। सपोज कीजिए यहाँ पर वेलोसिटी आपको इस डायरेक्शन में है और ये वेलोसिटी आपको कितनी है, अंडर रूट ऑफ 3gm डिवाइडेड बाई योर 2r, और इस सैटेलाइट का जो मास है वो आपको m है, ये इस प्लैनेट का मास आपको दे रखा है, ठीक है। और हमने जो यहाँ पर ये कैपिटल R सवाल में मेंशन था वो ये वाला कैपिटल R है, यहाँ से लेके ये सेंटर तक का दूरी, और ये वाला डिस्टेंस हमको सवाल में कहता है कि स्मॉल r है, जब वो अपने फारदेस्ट पॉइंट पर है, जब वो अपने फारदेस्ट पॉइंट पर है, इसको हमने बोल दिया है v2 यहाँ पर। ठीक बात है साहब। अच्छा, तो यहाँ पर हमको सबसे पहले पूछ रहा है कि भैया स्मॉल r और कैपिटल R का रेशियो कितना है। देखिए आप यहाँ पर है ना दो इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं टू डिटरमाइन व्हाट इज v2 एंड व्हाट इज योर स्मॉल r। वन इज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट दिस सेंटर C, आप इसको सेंटर C बोल दो, ठीक है। तो mvr इज इक्वल टू mvr, बात सही है। तो मास तो आपको यहाँ पर भी m होगा, यहाँ पर भी m होगा, तो चुपचाप से v1 r1 इज इक्वल टू v2 r2 कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको वेलोसिटी कितनी है, अंडर रूट ऑफ 3gm डिवाइडेड बाई 2r इंटू योर कैपिटल R शुड बी इक्वल टू, यहाँ पर आपको v2 इंटू स्मॉल r है। ठीक बात है सर। एक इक्वेशन आप यहां पर लिख सकते हो एनर्जी कंजर्वेशन का, यहां पर आपको कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। सो हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि 3gm डिवाइडेड बाई 2r माइनस पोटेंशियल विच इज योर gmm डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू, यहां पर लिखो काइनेटिक, दैट इज योर हाफ m v2 का स्क्वायर, और यहां से v2 क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आओगे तो ये आपको हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। सो 3gm डिवाइडेड बाई 2r, इसको अच्छे से लिखो 2r माइनस पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस gmm बाई स्मॉल r। अच्छा सर, तो आपको दिख रहा होगा कि आपका ये जो gmm है वो आपको मर रहा है, यहां से कैपिटल R से एक वाला R आपको यहां से मर रहा है। ठीक बात है। सो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, आपके पास यहां पर अगर ध्यान से देखो तो 3/4R है, 3/4R माइनस यहां पर आपके पास सिर्फ माइनस 1/R है। सो इफेक्टिवली, चलो एक काम करते बाद में कर लेंगे, दिस इज इक्वल टू, यहां पर आपके पास कितना है, न्यूमरेटर में आपके पास क्या है 3R, सो दिस इज गोइंग टू बी योर 3R, और डिनोमिनेटर में है 4R स्क्वायर, 4R स्क्वायर माइनस दिस इज योर 1/R। ठीक बात है। अच्छा, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, ये टर्म आपको कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी योर माइनस r/4, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं माइनस r/4, यहां पर आप 4R स्क्वायर को नीचे एलसीएम लोगे तो ये आपको हो जाएगा 3R माइनस योर 4R, तो यहां से अपने को R 4 और 4 मर रहा है। So this would become your कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, ये R नीचे है, डिनोमिनेटर में है ना ये R, दिस R इज इन योर डिनोमिनेटर, तो यहां पर भी जो आपका ये R है ये आपको डिनोमिनेटर में है, यही था ना। सो 4 और 4 आपका मरा था, सो दिस वुड बी योर माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू 3R स्क्वायर माइनस योर 4RR, तो यहां से हमको आ रहा है R स्क्वायर माइनस योर 4RR प्लस योर 3R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो यहां से मेरे को स्मॉल r आ जाएगा माइनस b, तो 4R प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि भैया 16R स्क्वायर माइनस योर 4AC एंड दिस इज इक्वल टू योर 2। तो यहां से अपने को
स्मॉल आर की वैल्यू, दो वैल्यू निकल कर आ रही है, ध्यान से देखिएगा, यहां से आपको स्मॉल आर की दो वैल्यू निकल कर आएगी, ये आपको हो जाएगा 4r², तो रूट आएगा तो 2r, यानी कि भैया 4r प्लस माइनस 2r/2, तो एक वैल्यू यहां से तुमको निकल के आ रहा है 3r और एक तुमको आएगा निकल कर r तो पॉसिबल हो नहीं सकता, वरना तो फिर ये सर्कल हो जाएगा, और सवाल में क्लियरली कह रहा है कि आपको एलिप्स है, तो r आप ले नहीं सकते, सो 3r हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है, यानी स्मॉल r अपॉन कैपिटल R शुड बी इक्वल टू 3, सो यहां से हमको P का मैचिंग थर्ड के साथ होएगा। हालांकि यहां पर आपको चारों यही दिया है, लेकिन बात आंसर लाना नहीं है, बात है यहां पर सही तरीके से चीजों को एनालाइज करना, ठीक बात है सर। अच्छा, अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया अगर मेरे को ये डिस्टेंस 3 टाइम्स है, मतलब ये वेलोसिटी हो जाएगा 1/3 टाइम्स, बात समझ रहे हो। अगर इसको मैंने v0 बोल दिया तो ये वाली चीज बेसिकली आपको v0/3 है, राइट, यहीं से आपको दिख जाएगा, बढ़िया है। ये वाला टर्म हमसे पूछ रहा है कि भैया इसका वैल्यू कितना होगा, ये आपका क्या है, एंगुलर मोमेंटम। अगर तुम देखो सो 2 डिवाइडेड बाई 3gm का स्क्वायर इंटू कैपिटल R मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर, तो एंगुलर मोमेंटम तुम यहां पे लिखो चाहे यहां पे लिखो, हर जगह आपको सेम ही आना है, बिकॉज इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड, तो यहीं का लिख लो। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, समझिएगा, इसको हटा देते हैं। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, mvr, लेकिन उसका भी स्क्वायर करना है, तो स्मॉल m का स्क्वायर, r का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर, यही था मेरा वेलोसिटी, इसका स्क्वायर करो, सो 3gm डिवाइडेड बाई योर 2 इंटू r। देखो क्या कट रहा है, क्या बच रहा है, क्या मर रहा है, तो यहां से आपको दिखाई देगा 3gm मर रहा है, ये वाला r इसको मार रहा है, mr² m² r मर रहा है, 2 से 2 मर रहा है, तो ये वैल्यू हमको 1 आ रही है, तो इसका मैचिंग होगा मेरे को 1 के साथ, ठीक है, जो कि इन दोनों में हमको दिख रहा है, मतलब ये और ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा देखिए, फिर आपके पास यहां पर ये वाला भी चेक कर सकते हो, ये वाला भी चेक कर सकते हो, है ना। देखिए कैपिटल U, दिस इज योर 6 इंटू आर, और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए हमको, 6 इंटू आर GMM मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल एनर्जी, और ये U कहां का है, फार्देस्ट पॉइंट का, सो दैट वुड बी हाउ मच, माइनस साइन को हटा दो, GMM डिवाइडेड बाई 3 इंटू कैपिटल R, मरेगा और ये आपको 2 आएगा, सो इसका 2 के साथ मैचिंग होना चाहिए, सो S का 2 हमको इसी में दिख रहा है और इसमें हमको नहीं दिख रहा है, तुम ये भी चेक कर लेना, यहां पर आपको K क्या है, इस वाले पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी 12 mv², पुट करके देखना आपको ये भी मैच कर जाएगा, ठीक है, बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसमें आपको थोड़ा सा कोलिजन है, रोटेशन भी है, उसका एक मोर देन वन करेक्ट सवाल है आपके सामने, एक बार सवाल को रीड कर लेते, समझ लेते हैं। कहता है अ रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l was at rest in a vertical position, its end A being hinged about which it can freely rotate। तो आपको रॉड ऐसे था, यहां पर आपको रॉड हिंज्ड है, और ये रॉड अपने हिंज के अबाउट ऐसे फ्रीली रोटेट कर सकता है, ऐसे ऐसे बस, ठीक है। A slight disturbance caused the rod to rotate clockwise. A bullet of mass m and speed v0 flying horizontally at a height of l/2 above ground hits the end B of the rod and gets embedded in it. Rod का mass is 3 times the mass of the bullet over here. Bullet है ना जी, हाँ जी। देखिए हुआ क्या, पहले आपका रॉड ऐसे वर्टिकल था, फिर ये आपने इसको हल्का सा डिस्टर्ब किया, तो ये गिर रहा है 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 गिर रहा है। जिस क्षण रॉड का जो टॉप एंड है उसका बेस से हाइट l/2 था, उसी क्षण एक बुलेट आता है और इसके इस वाले एंड से टकरा जाता है, ठीक बात है साहब। तो देखिए आपको एक बात पता चल गया कि अगर आपका ये l/2 है और रॉड का लेंथ आपको कैपिटल L है ही, तो ये ट्राइंगल में आपको दिख रहा होगा भैया परपेंडिकुलर P/H जो कि 1/2 है, मतलब ये एंगल हमको 30 डिग्री से है। मतलब रॉड कितना एंगल रोटेट कर गया था जब ये कारनामा हुआ, 60 डिग्री रॉड रोटेट कर गया था। ये बात याद रहेगी, ध्यान में रहेगी, रहना भी चाहिए। आया ये प्राणी, टकराता है एंड गेट्स एम्बेडेड, ठीक है। देन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द बुलेट सच दैट द रॉड अगेन बिकम्स वर्टिकल इज v0।
तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग में इसका है ना एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। आप लोग तो बहुत पैशनेट हो रोड मैप्स को लेके, राइट? तो रोड मैप कैसे क्या होगा इसका? रॉड जा रहा है जा रहा है जा रहा है 60 डिग्री तक ये रोटेट किया। इस समय इस रॉड का एंगुलर वेलोसिटी क्या है वो हमको चाहिए रहेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में। उसके बाद सेकंड पड़ाव आता है दोनों के बीच का कोलिजन। ठीक है, कोलिजन हो गया, बहुत बढ़िया है। जब इस प्रकार का कोलिजन होता है जहां पर रॉड आपको एक एंड से हिंज्ड होता है, तो इसमें आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि हिंज पे रिएक्शन फोर्स होगा, तो पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो नहीं होता है। लेकिन आप हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो सेकंड पड़ाव होगा कि हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके ये पता करेंगे कि भैया जब ये बुलेट इसमें एम्बेड कर गया है उसके बाद ये पूरा सिस्टम कितने ओमेगा से उल्टी दिशा में घूमना शुरू करेगा। फिर ये ओमेगा कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि रॉड दोबारा से वर्टिकल हो जाए, यानी वर्टिकल पोजीशन में उसके ओमेगा को हम लोग जीरो करवा देंगे। तब जाके हमको पता चलेगा कि भैया वी नॉट कितनी है। कहानी समझ में आई? आपको समझ में आनी चाहिए। आइए तो इसका हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर चित्र बनाते हैं। देखिए ये अपना वर्टिकल रॉड हो गया है, ये अपना हॉरिजॉन्टल वो फ्लोर हो गया है ना, एंड यहां पर आपको रॉड हिंज है। ठीक है, सबसे पहले तो बुलेट को भूल जाओ, पहले तो ये पता करो कि भैया जब ये रॉड आपको 60 डिग्री घूम गया था तो इसका ओमेगा कितना है। रॉड का मास 3m है, कैपिटल M तो भूल ही जाओ। रॉड का लेंथ L है। ठीक है, 60 डिग्री घूमने के बाद इसका ओमेगा कितना होगा? क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो ये भी बता दो हमको कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड इज इक्वल टू ml²/3। अपने एंड के अबाउट मास ही 3m है, L²/3 यानी कि ml का स्क्वायर, याद रखना। तो भैया जब ये रॉड आपको यहां से यहां गिरा है तो रॉड का सेंटर ऑफ मास पहले यहां था, फिर रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां है, तो सेंटर ऑफ मास कितने हाइट पर था? L/2। तो आपको जानना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास का हाइट कितने से लूज हुआ है। समझ रहे हो तुम? ये डिस्टेंस आपको L/2 है, तो भैया आप समझना मेरी बात को। अभी ये डिस्टेंस अगर तुमको L/2 है तो ये वाला वर्टिकल सेंटर ऑफ मास का हाइट कितना हो जाएगा? L/2 cos 60 डिग्रीज। दिख रहा है तुमको? ये L/2 है तो भाई साहब ये डिस्टेंस कितना होगा? L/2 cos 60 डिग्री, यानी सेंटर ऑफ मास जो हाइट फॉल किया है दैट इज L/2 माइनस L/2 cos 60 डिग्री। तो आप यहां पर क्या लिखोगे? लॉस इन पोटेंशियल। इस सिस्टम का मास कितना है? 3m, सो 3m इंटू g इंटू h। हाइट लॉस कितना है? L/2 1 माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री विच इज नथिंग बट 1/2। 1/2 इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक विच इज हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। तो भैया आपको यहां से m और l मरेगा, m और एक l तो मरेगा, और आपके पास 2 से 2 भी यहां पर मरेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? ये आपको 3g है, ये आपको बेसिकली 1/2, सो 3g/2 और एक l भी है, सो 3g डिवाइडेड बाई 2 इंटू l। दिस इज योर ओमेगा, यानी कि ओमेगा दैट वाज योर ओमेगा स्क्वायर, तो ये मेरे को हो जाएगा ओमेगा। ठीक बात है। अच्छा, ये कहानी से हमने पता कर लिया कि भैया जस्ट बिफोर कोलिजन इसका ओमेगा कितना है। अब इसका वर्टिकल पोजीशन को फिलहाल के लिए हटाइए, ठीक है ना, क्योंकि अब आपकी रॉड यहीं पर है। अब बात को ध्यान से सुनिएगा, रॉड के पास इतना ओमेगा है और ये आपका बुलेट रहा। बुलेट का स्पीड कितना है वो हमको निकालना है। मान लीजिए बुलेट का स्पीड हमको यहां पर बेटा v0 ही है। अच्छा, सो जस्ट बिफोर इंपैक्ट ये कहानी है, एंड जस्ट आफ्टर द इंपैक्ट क्या कहानी है? ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही अच्छा है प्रश्न आपको प्रैक्टिस करने के लिए। बुलेट यहां पर एम्बेड हो गया है, तो ये आपको बुलेट है इसके एंड पे, और ये आपको रॉड है 3m मास का, वो आप जान ही रहे हैं, और ये आपको 60 डिग्री तो था ही। अब ये पूरा सिस्टम हमको ओमेगा नॉट से घूमना शुरू करेगा। हमें ओमेगा नॉट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हम में से हिंज के अबाउट करेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अच्छा,
ये वाला जो आपका ओमेगा है, इसके हिसाब से आपका आई ओमेगा यानी एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या आ रहा है? देखो, आउट ऑफ द प्लेन आ रहा होगा, राइट हैंड थंब रूल, आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है। ये वाला वी नॉट का, ये वाला जो आपका मास है, ये जो आपका पॉइंट मास है, इसका हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आपको एमवीआर करोगे तो वो भी आएगा आउट ऑफ द प्लेन। लेकिन ये वाला एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आएगा इनटू द प्लेन। तो आपको किसी एक डायरेक्शन को प्लस लेना पड़ेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि हम आउट ऑफ द प्लेन एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेने वाले हैं। ठीक है, चलो अब लिखो, टोटल इनिशियल एल इज इक्वल टू टोटल फाइनल एल। व्हाट इज टोटल इनिशियल एल? तो रॉड का पहले लिखोगे आई इंटू ओमेगा, रॉड का आई, और इसका एंगुलर मोमेंटम नेगेटिव लिखना पड़ेगा क्योंकि इंटू द प्लेन है। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम एल स्क्वायर, माइनस लिख रहे हैं क्योंकि माइनस आई ओमेगा लिखेंगे, इंटू ओमेगा जो कि मेरा यही वाला ओमेगा है। ठीक है, अभी पुट कर दे क्या कि बाद में पुट करें? कर ही देते हैं। दिस इज योर 3g डिवाइडेड बाई 2l प्लस इसका कितना हो जाएगा? एम वी आर। अच्छा, अब सुनना मेरी बात को, ये आपको वी नॉट है, लेकिन आपका जो आर होगा एम वी डी में जो डी होता है दैट इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये वाला आपका जो डिस्टेंस है, और ये हमको सवाल में दे रखा था दैट दिस इज योर एल बाई टू। ठीक है ना, तो आपको ये हो जाएगा एम वी नॉट इंटू योर एल बाई टू, दिस इज इक्वल टू, अब यहां पर आ जाओ, यहां पर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू ओमेगा में लिखना पड़ेगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर है, और ये पॉइंट मास का डिस्टेंस भी हिंज से एल है तो वो भी एम एल स्क्वायर होगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2 एम एल स्क्वायर दैट मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा नॉट। ठीक है, अच्छा बढ़िया है साहब। अब यहां पे मैक्स टू मैक्स अभी हम लोग m को कट कर पा रहे हैं, एक एक l भी चलिए हम लोग यहां से उड़ा भी सकते हैं। इसके अलावा तो फिलहाल और कुछ उड़ता हुआ नहीं दिख रहा है ना। सो दिस इज योर, ये आपका 2 ओमेगा नॉट l इज इक्वल टू वी नॉट बाई 2 माइनस ये वाला l को अगर हम लोग ऊपर से कट कुट कर भी दे तो ये आपको हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3gl बाई 2। ठीक है, अभी फिलहाल इतना है मेरे पास। अब आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन होगा कि इस ओमेगा के साथ ये ऊपर उठ रहा है उठ रहा है उठ रहा है और बस यहीं तक जा पाएगा। समझिएगा, ये आपको यहीं तक जा पाया, यहां तक आते आते इसका ओमेगा को हमको जीरो करा देना है, ये m और ये रॉड 3m। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी कि लॉस इन काइनेटिक हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है पूरे सिस्टम का 2 ml स्क्वायर, सो 2 ml स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल। अब गेन इन पोटेंशियल में ये जो रॉड है ना 3m मास का, इसका अलग ही होगा 3mg इंटू एच, और h कितना होगा वही होगा ना, सेम टू सेम कहानी। सेंटर ऑफ मास पहले यहां था, सिर्फ रॉड की बात कर रहे हैं इस पार्टिकल का नहीं, रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां था और अब यहां पर है। तो भैया यहां से लेके यहां तक का जो हाइट गेन है दैट इज इक्वल टू योर l बाई 4। चेक कर लो, l बाई 2 ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 60 डिग्री, तो ये आपको हो जाएगा l बाई 4 प्लस, और जो पार्टिकल है वो जब यहां से यहां आया तो वो कितना हाइट गेन किया है भैया, ये पूरा हाइट हमको l है और ये हाइट हमको दिया हुआ था l बाई 2। सो l बाई 2 इज द हाइट गेन्ड, l mg इंटू योर l बाई 2। यहां पर अगर हम लोग mgl को कॉमन ले ले, सो mgl को कॉमन ले लिया, 4 आप यहां पर LCM में लेते, सो 3 + 2 5 आ जाता। ठीक है, बढ़िया है, 2 ने 2 को मार दिया, एक m ने एक l को, एक m ने एक l को मार दिया, तो यहां से हमको दिख रहा है कि साहब ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू योर 5g डिवाइडेड बाई 4 इंटू l। अब यही ओमेगा नॉट की वैल्यू को अगर हम लोग यहां डाल दे तो हम लोग वी नॉट के बहुत करीब पहुंच गए हैं। क्या तुम इस बात को महसूस कर रहे हो? तुम्हारी आत्मा इस बात को समझ पा रही है? तो ये आपको हो रहा है बेटा 2l ओमेगा नॉट यानी इसका रूट, दिस इज इक्वल टू योर 5g डिवाइडेड बाई 4l इज इक्वल टू योर वी नॉट बाई 2। इसको भी ना काम करो लेफ्ट साइड ही ले आओ तो प्लस में लिख पाओगे। फिर इसको अगर हम लोग लेफ्ट साइड ले आएंगे तो यहां पर प्लस मार दो एंड दिस इज इक्वल टू योर अंडर रूट ऑफ 3gl अपॉन योर 2।
अच्छा, बढ़िया है साहब। अब क्या कर सकते हैं, ये जो 4 है ना वो बाहर निकलेगा तो इस 2 को मार देगा, सही बात है। ये वाला रूट एल इसको काटेगा तो ये भी आपको रूट में आ जाएगा। सो बेसिकली वी नॉट इज इक्वल टू, और ये वाला 2 को इधर भेज दो, तो ये वाला 2 जब आपको इधर जाएगा ना तो ये रूट में घुस जाएगा तो 4 बन जाएगा। सो दिस वुड बी योर रूट 6GL, और यहां पर आपको जब ये घुस जाएगा तो ये 20 बन जाएगा। सो दिस इज योर 20GL। अगर मैं यहां से रूट GL को कॉमन ले लूं तो आपका ब्रैकेट में बचेगा रूट 6 प्लस योर रूट 20, जो कि मेरे को ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। बढ़िया एकदम, ठीक है, पेशेंटली करोगे हो जाएगा। फिर कहता है अगर ये वाला सही है मतलब ये वाला गलत है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन of the midpoint of the rod when it makes an angle of 60 degree with the horizontal after collision. कोलिजन जब हुआ, राइट, कोलिजन के जस्ट बाद ये एंगल 30 डिग्री था, तो ये रॉड आपको ऊपर उठ रहा है, रॉड आपको उठ रहा है, उठ रहा है, उठ रहा है, उठ रहा है। तो रॉड जब 60 डिग्री एंगल बना रहा था उस समय व्हाट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। आइए, ये सब का आपको एक काम अपने को नहीं है। रिमूव ऑल दिस, रिमूव ऑल दिस, रिमूव ऑल दिस। मेरे ख्याल से इसका भी कोई काम नहीं पड़ेगा। समझिएगा मेरी बात को, ये ऐसा है तो मान लेते हैं कि भैया रॉड घूमते घूमते 60 डिग्री एंगल ये बना रहा है, ठीक है, ये आपको हिंज है यहां पर, खट खट खट, और यहां पर आपको वो स्मॉल m भी एम्बेडेड है। तो भैया अगर मैं इसका FBD बनाऊं ना तो यहां से रॉड का सेंटर ऑफ मास से पास करेगा 3 mg, सिर्फ रॉड के सेंटर ऑफ मास से। इस पार्टिकल का mg इसी से पास करेगा, ऐसे। सही बात है ना, सही बात है साहब। हमसे पूछ रहा है मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, यानी इस पॉइंट C का ही हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो पता करना ना कि व्हाट इज द अल्फा, अल्फा इंटू L/2 इज द आंसर। सो अल्फा तो निकाल सकते हो ना, टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। यहां पर आपको ठीक है हिंज रिएक्शन होंगे, यहां पे N1 N2 ऐसे आपको हिंज रिएक्शन होंगे, लेकिन भैया इसी हिंज से तो इनका कोई टॉर्क नहीं होगा। जो भी टॉर्क आएगा तुमको इस समय 3 mg और mg का टॉर्क आएगा, राइट। अच्छा, अगर ये आपको 3 mg है तो इसका आपको इधर एक कंपोनेंट होगा और इस mg का भी तुमको इधर एक कंपोनेंट होगा। अगर ये 60 डिग्री है मतलब ये 30 डिग्री, मतलब ये 60 डिग्री है, ये आपको 60 डिग्री है। तो क्या हमको दिख रहा है कि 3 mg का इधर कंपोनेंट होगा 3 mg cos 60 डिग्री, यानी कि 3 mg अपॉन 2 एंड दिस इज योर mg अपॉन 2। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 3 mg बाई 2 का टॉर्क क्या होगा आपको, 3 mg बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस लेंथ विच इज योर L/2, और mg बाई 2 का टॉर्क कितना हो जाएगा इसका, mg बाई 2 इंटू लेंथ, दिस इज योर L, दैट शुड बी इक्वल टू I इंटू अल्फा। What is I of the entire system? अब तो याद होना चाहिए 2ml² इंटू अल्फा। अच्छा देखिए, तो यहां से अपने को mgl अगर मैं कॉमन ले लूं तो भैया mgl 3/4 प्लस 1/2, क्या ये हमको 5/4 आता है, और यहां पर अपने पास है 2ml² इंटू अल्फा, ठीक है। तो आपको यहां से दिख रहा है कि भैया m और l मेरे को यहां पर सत्यानाश हो रहा है, मर रहा है। सो अल्फा इज इक्वल टू योर 5g डिवाइडेड बाई 8 इंटू l। सो व्हाट इज इस पॉइंट C का, सिर्फ हमसे टैंजेंशियल पूछा है, वही इस सवाल की खासियत है। तो सिर्फ टैंजेंशियल अगर पूछ रहा है तो अल्फा इंटू L/2, यानी इसमें मुझे L/2 मल्टीप्लाई करने का है। सो 5g डिवाइडेड बाई 16 आ जाएगा। तो इस लिहाज से मेरे को ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही दिख रहा है, तो डी मेरे को गलत हो जाने वाला है। बस समझ में आई, बढ़िया है। अगर पॉइंट सी का रेडियल एक्सेलरेशन पूछ लेता तो भैया इस लोकेशन पर इसका ओमेगा कितना है फिर हमको वो चाहिए रहता, तब तुम यहां पर ω² L/2 वाला फंडा लगाते हैं, ठीक है, बढ़िया है। चलिए बात करते हैं हम लोग यहां पर अगले प्रश्न की। सवाल आपको यहां पर मतलब लैंग्वेज का खेल है, बाकी सवाल कोई मुश्किल नहीं है, लैंग्वेज का खेल है, आपको पढ़ना है, समझना है। कहानी है इसके अंदर, कहानी क्या है देखिए। अ पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, द मास ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज m
एंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज एल। यहां पर इस प्रकार से आपके पास ये सिस्टम था और यहां पर इसका मास आप m ले लेंगे, धागे का लेंथ l ले लेंगे, ऐसे वर्टिकली चुपचाप लटका पड़ा है। A particle of mass m by 2 is moving horizontally along negative x direction with velocity root 2 gl, collides with the bob and comes to rest। तो एक पार्टिकल है आपको यहाँ पर m by 2 मास का, वो जाता है with this velocity और इससे टकराने के बाद ये रेस्ट पे आ जाता है और इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई होगी। फिर ये आपको ऊपर उठता है उठता है उठता है उठता है और सपोज कीजिए यहां पर आके ये बॉब इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आया। ठीक है, अच्छा, जब ये अपने एक्सट्रीम पे पहुंचा ही था उसी वक्त एक और पार्टिकल, अनदर पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग हॉरिजॉन्टली अलोंग y डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इनिशियल डायरेक्शन ऑफ m by 2। m by 2 ऐसे जा रहा था तो वो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही। हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ठीक है, तो m by 2 का वेलोसिटी भी आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो दूसरे वाले m का वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, लेकिन इस वाले वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, यानी कि इस प्रकार से। राइट, तो अगर तुम 2D में हम दिखाएंगे तो आपका जो दूसरा वाला मास था ना वो इनटू द प्लेन इससे जाके टकरा गया, ऐसे आया होगा और ऐसे टकरा गया, लेकिन इनटू द प्लेन सामने से टकरा गया एकदम जाके। Collides with the bob and sticks to it. It is observed that the bob now moves along a horizontal circle, जो कि दिखना भी चाहिए। जब यहां पर into the plane जाके टकराएगा, जाके चिपक जाएगा, so it will have now the both the bob's combined mass will have some velocity into the plane और फिर वो conical pendulum बन जाएगा इस प्रकार से, ऐसे से घूमेगा horizontal circle में। There is a horizontal floor 12 distance below the point of suspension of the pendulum. Which of the following is possible value of speed of particle q just before its collision with the bob? If string breaks during the circular motion, the bob will hit the floor after a time equal to। जब एक बार कोनिकल पेंडुलम एस्टैब्लिश हो गया है और बीच में धागा अगर आपको कट गया तो इस बॉब को ग्राउंड तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, बढ़िया है, ये स्पीड को ध्यान में रखिएगा, √2 GL है। चलिए आइए सबसे पहले पार्ट को करते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। सबसे पहले मेरे को यहां पर पेंडुलम था, है ना, ये ऐसे है, ये L और ये अपने को M। यहां पर ये अपने को m by 2 है, ये जाता है कितने स्पीड से, तो भैया √2 GL स्पीड से जाता है और आपको ये बॉब के साथ टकराता है। टकराने के बाद हमको साफ साफ क्लियर शब्दों में अक्षरों में बोला गया है कि आपको जो m by 2 है वो रेस्ट पे आ जाता है, यानी सिर्फ और सिर्फ इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाती, लेट अस कॉल इट एज v1, और ये m by 2 टकराने के बाद ये आपको रेस्ट पे आ गया। तो यहां पर तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करोगे, ये आपको धागा है, कोई रॉड नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आता है ना, धागे के केस में आप कर सकते हैं क्योंकि तब आपको यहां पर कोई हिंज रिएक्शन का फंडा नहीं है। तो शुरुआत में मोमेंटम कितना है, दिस इनटू दिस, भैया m by 2 मल्टीप्लाइड बाई √2 GL, और बाद में आपको मोमेंटम सिर्फ इसी का है, दैट इज योर m इंटू v1। m ने m को मार दिया, यानी कि v1 की वैल्यू अपने को निकल कर आ रही है √GL by 2। तो हमको पता चल गया कि इसका जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू √GL by 2। अब इसका कहानी खत्म। अब इस वेलोसिटी के साथ ये आपको जाएगा और किसी एंगल थीटा पर जाके ये एक बार के लिए इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर तो आएगा ही आएगा। ये एंगल थीटा कितना है, आई एम इंटरेस्टेड इन दैट। तो भैया इसके पास बॉटम पे काइनेटिक एनर्जी है, यहां पर नहीं होगी, सो लॉस इन काइनेटिक हाफ, इस m by 2 को भूल जाओ जीवन में, सो हाफ m v1 का स्क्वायर दैट इज योर GL by 2 इज इक्वल टू mgh, एंड व्हाट इज द हाइट गेन्ड ओवर हियर, ये मेरे को हाइट गेन्ड है, दैट वुड बी हाउ मच, L1 माइनस कॉस थीटा। अब तो ये लिखने की आदत आपकी बन जानी चाहिए। सो बेटा आपको mgl मर गया है, तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आपको 3/4 दिख रही है,
दिख रही है सर, तो कहीं कोने में लिखो इसको, cos थीटा शुड बी इक्वल टू योर 3/4। अच्छा, इसको हटा देते यहां से, अब ये आपको यहां तक पहुंच गया है, और एंगल थीटा कितना है हमको वो भी पता है, ठीक है। अच्छा, इसको अब डॉटेड कर देते हैं, बिकॉज दिस इज गोइंग टू एक्ट एज एन एक्सिस फॉर योर कोनिकल पेंडुलम नाउ। अब क्या हुआ, ये मेरे को m मास का है, अब इनटू द प्लेन, समझ रहा है, अगर हम थोड़ा सा ऐसे दिखाए तो ऐसे आके नहीं टकरा रहा है, सामने से टकरा रहा है, इनटू द प्लेन आपको एक m मास का पार्टिकल जाकर इससे टकराता है, उसकी कुछ स्पीड रहती है, ठीक है, और टकराने के बाद ये दोनों आपको चिपक जाता है, चिपक जाता ना जी, लिखा हुआ है क्या, एंड स्टिक्स टू इट, ठीक बात है साहब। तो भैया तब इस कंबाइंड मासेस की स्पीड कितनी होगी, भैया एक पार्टिकल आपको अभी यहां पर रेस्ट पे है, तो इसका अभी कोई मोमेंटम नहीं है, जो मोमेंटम था आपको एक और क्यू पार्टिकल जिसका मास m है उसका कुछ स्पीड रहा होगा, मान लेते उसका स्पीड आपको u0 है, सो m इंटू u0 इज इक्वल टू, और बाद में ये पूरा सिस्टम आपको हो जाएगा 2m मास का, सो 2m, और अब इसकी स्पीड मान लेते हैं आपको है कुछ v प्राइम, तो यहां से m ने m को मारा, यानी v प्राइम की वेलोसिटी है आपको u0/2। सो बेसिकली अब यहां पर इस बॉब की जो 2m मास का है, इसके पास इनटू द प्लेन एक वेलोसिटी है आपको v प्राइम विच इज u0/2। इसके बाद ये आपको इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है विच इज बेसिकली योर कोनिकल पेंडुलम। अच्छा, बढ़िया है, ये लेंथ हमको l है, इसके पास कुछ वेलोसिटी है, यहां पर आप लिखोगे 2mg, यहां पर आपको होगा धागे का टेंशन T। अब यहां पर भी आपको इक्वेशन लिखना आता है ना जी, आता है साहब, टेंशन का दो कंपोनेंट, एक ऊपर हो जाएगा दिस इज थीटा विच मींस दिस एंगल इज थीटा, सो वी हैव t cos थीटा एंड टुवर्ड्स द सेंटर वी हैव हियर t sin थीटा। ये जो सर्कल का रेडियस होगा वो कितना होगा, क्या आप इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हैं कि सर्कल का जो रेडियस होगा दैट इज गोइंग टू बी योर l sin थीटा। अगर तुम और ध्यान से देखो तो भैया आपका जो t sin थीटा है, आपका जो t sin थीटा है दैट इज इक्वल टू योर mv स्क्वायर, 2m वेलोसिटी का स्क्वायर विच इज योर v प्राइम का स्क्वायर विच इज नथिंग बट u0 स्क्वायर अपॉन 4, ये हुआ है हमको mv स्क्वायर अपॉन r, और r कितना है l sin थीटा, l sin थीटा, और जो t cos थीटा होगा दैट इज इक्वल टू योर 2m इंटू जी। अगर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दे तो आपको t से t मरेगा, आपको यहां पर 2m से 2m मरेगा, तो हमको यहां पर दिख रहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू, आपके पास यहां पर है u0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, हियर यू हैव 4l sin थीटा और एक g भी होगा, सो 4lg साइन ऑफ थीटा, यानी कि आपका जो u0 स्क्वायर है दैट इज tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय दिस एंटायर थिंग। cos थीटा तुमको पता है 3/4, मुन्ना ये थीटा है, सो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 7, सो tan थीटा आपको हो जाएगा √7, ध्यान से सुनिएगा, √7 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई 4lg मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा विच इज अगेन योर √7/4 p/h। तो हमको यहां से 4 से 4 मरेगा एंड दिस विल बिकम योर 7gl/3, यानी कि आपका जो u0 हो जाएगा वो हो जाएगा 7gl अपॉन योर 3 ओवर हियर, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर ए में भली भांति हमको दिख रहा है। क्लियर एकदम। फिर हमसे पूछता है कि भैया ये आपको घूम रहा है, कितने देर में अगर आपने धागे को कट कर दिया तो कितना टाइम लगेगा इसको जमीन तक पहुंचने में। देखिए बेसिक एनालिसिस करना है और कुछ नहीं है, ये अगर मेरे को L है, ये मेरे को थीटा है, यानी कि आपको ये वाला हाइट पता चल गया, व्हाट इज दिस L cos थीटा, तो L cos थीटा का मतलब कितना हो जाएगा 3l/4, और जो हमारे को जमीन है ना वो कहा था कि भैया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से 2l डिस्टेंस पे है, तो अगर ये 3l/4 है तो हॉरिजॉन्टल सर्कल के प्लेन से जमीन कितनी नीचे है 5l/4, भैया ये प्लस ये आपको 12 होना चाहिए था ना जी, हाँ जी।
अब आपको धागा बॉब घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, कहीं पर भी तुम उसको काट पीट दो। सपोज करो कि आपको बॉब यहां पर था, तो यहां पर इसकी स्पीड आपको रही होगी इस दिशा में, ठीक है। आपने धागे को कट कर दिया तो ये आपको इस प्रकार से गिरेगा। तो दिस इज जस्ट लाइक अ प्रोजेक्टाइल मोशन, जहां पर आपको इनिशियल वेलोसिटी वाज इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, देयर इज नो कंपोनेंट इन दी वाई डायरेक्शन। उस केस में आपका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, चुपचाप से √2h/g। सो माय डियर फ्रेंड, h तो 5l/4 होगा ना, 5l/4 होगा, ठीक है। अरे वो सवाल का ऑप्शंस कहाँ है, हाँ देखिएगा। तो अगर हम लोग यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको ये वाला इसको मार देगा, तो 5l/2g, जो कि मेरे पास यहां ऑप्शन नंबर सी में है, दिख रहा है एकदम। चलिए तो भैया फिफ्थ वाला भी अपना को यहां पर निपट जाता है। इस सवाल में हमने थोड़ा सा 12 का भी मिक्स कर दिया है ना, हल्का सा करो प्रैक्टिस, मजा आना चाहिए ना जी। यहां पर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और थोड़ा सा रोटेशन है। वर्टिकल प्लेन है आपके पास, अ नॉन कंडक्टिंग रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है, हैविंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट साइन थीटा। तो आपको इसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, आपको चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट साइन थीटा। और ये आपको एक इनफाइनाइट शीट है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। इफ द रिंग इज इन प्योर रोलिंग, है ना, इसके वजह से इस रिंग पे आपको कुछ फोर्सेस लगते होंगे, टॉर्क लगते होंगे, जिस कारण से रिंग आपको प्योर रोल कर रहा है, यानी सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन भी होगा और ये उसके अबाउट अल्फा से घूम भी रहा होगा, और a इज इक्वल टू अल्फा आर भी है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग, ठीक है सर। अच्छा देखिए पूरा सवाल को है ना बढ़िया से एनालिसिस करने का है। अगर तुम यहां पे बड़े ध्यान से देखो, है ना, देखिएगा, इफ यू लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, ये आपको ग्राउंड बाउंड है एंड दिस इज योर रेफरेंस लाइन। आपका जो थीटा है वो ऐसे इंक्रीज करवाना है, यहां पर थीटा 0 है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 180, राइट, 270 एंड सो ऑन। और साइन का फंक्शन है, पहले तो थोड़ा सा है ना फील करते हैं, अगर साइन का फंक्शन है तो आपको दिखना चाहिए कि भैया थीटा 0 होगा तो लैम्डा 0 है, राइट। थीटा आप जैसे से बढ़ाओगे 10, 20 डिग्री, 30 डिग्री, तो लैम्डा आपको पॉजिटिव आएगा। तो आपको दिखना चाहिए कि यहां पर आपको चार्ज है ना पॉजिटिव है, यहां पर साइन 90, यहां पर चार्ज डेंसिटी आपको मैक्सिमम होएगा। फिर 120, अभी भी चार्ज पॉजिटिव ही होगा, भले उसका चार्ज डेंसिटी आपको अब घट रहा होगा, लेकिन 180 के बियॉन्ड आपको चार्ज डेंसिटी नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। साइन 180 के बियॉन्ड, भैया तुमको साइन का ग्राफ तो ध्यान में ना, यहां 180 से लेकर 360 तक आपको साइन नेगेटिव में है, यानी यहां पर आपको चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है। जिस तरह का प्रोफाइल आपको यहां से यहां तक का है, उसी प्रकार का आपका जो प्रोफाइल है वो आपको यहां से यहां तक का भी है। कहने का बात यह है कि आपको इसके वजह से अपर सेक्शन पे जो फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, वैसा ही ओवरऑल फोर्स आपको नीचे वाले सेक्शन पे लग रहा होगा। तो पूरे इस सिस्टम पे जो आपका नेट फोर्स होगा ना, वो बेटा 0 होगा। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसकी वजह से जो आपको होगा। लेकिन तुमको दिख रहा है कि भैया ये फोर्स राइट साइड है, ये फोर्स लेफ्ट साइड है, तो हमको एक टॉर्क आएगा सेंटर सी के अबाउट। तो बस इसी बात का अपने को बेटा यहां पर फायदा उठाना है। अगर बात समझ में आ रही है तो करना अपने को कैलकुलस का ही खेल है। आपने यहां पर थीटा पे जाके डी थीटा सबटेंडिंग एक एलिमेंट उठाया है, ध्यान से देखिएगा, ये आपको डी थीटा सबटेंडिंग एलिमेंट है, तो इसके ऊपर आपको कुछ चार्ज है, कुछ डी क्यू चार्ज है। व्हाट इज दिस डी क्यू चार्ज? लैम्डा, यानी कि लैम्डा नॉट साइन थीटा, लैम्डा इंटू दैट लेंथ, और ये एलिमेंट का लेंथ कितना होगा? आर डी थीटा। ठीक बात है साहब। अच्छा, अगर तुमको एकदम भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इसके वजह से फोर्स 0 होगा, बाय द वे इसके वजह से राइट साइड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट।
तो इस DQ पे जो आपको छोटा सा एक DF फोर्स लग रहा होगा दैट इज इक्वल टू योर, और ये एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इसको फिलहाल के लिए E ही लिखो। तो इस पे जो आपको फोर्स लग रहा होगा लैम्डा नॉट साइन थीटा आर डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई ई। इसको करो इंटीग्रेट, कहां से कहां तक, पूरे रिंग को कवर करना है, तो 0 से लेके 2 पाई। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन ओवर 0 to 2 पाई विल ऑलवेज बी 0। भैया जितना एरिया इधर उतना एरिया इधर, प्लस नेगेटिव है, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा 0। तो ये आपको 0 निकल के आएगा नेट फोर्स। तो वैसे भी समझ लो या फिर मैथमेटिक्स से समझ लो। हाँ, टॉर्क की बात करते हैं। इस एलिमेंट पे आपको फोर्स लगा छोटा सा DF फोर्स, तो इस DF फोर्स का जो आपको छोटा सा एक टॉर्क लगेगा दैट इज गोइंग टू बी योर DF मल्टीप्लाइड बाई दिस इज योर परपेंडिकुलर लेंथ विच इज हाउ मच, विच इज R साइन थीटा। ये R है ना, तो ये आपको हो जाएगा R साइन थीटा, DF इंटू R साइन थीटा। और DF की वैल्यू कितनी थी, DQ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ना, तो लैम्डा नॉट साइन थीटा R d थीटा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू दिस परपेंडिकुलर लेंथ विच इज योर R साइन थीटा। ठीक है, तो आपको जो नेट टॉर्क हो जाएगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, हम फिर से कह रहे हैं ये टॉर्क आपको सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, तो इसको आप इंटीग्रेट मारोगे तो लैम्डा नॉट बाहर निकाल दो, ठीक है ना, R स्क्वायर बाहर निकलेगा, आपको कैपिटल E बाहर निकलेगा। मेरे ख्याल से हमको यहां पर इंटीग्रेशन में होगा साइन स्क्वायर थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, लिमिट 0 से लेके 2 पाई। तो ये आपको हो जाएगा लैम्डा नॉट R स्क्वायर इंटू E, और ये 2 हमको बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा और कॉस 2 थीटा का हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2, लिमिट 0 से लेके 2 पाई। 0 हो या 2 पाई हो, ये वाला टर्म आपको 0 आएगा, 0 पे ये भी 0 होगा, तो सिर्फ 2 पाई यहां पर पुट होगा तो बस उतना ही बचेगा। तो यहां पर जब तुम 2 पाई पुट करोगे तो 2 और 2 मरेगा ना, तो आपके पास होगा लैम्डा नॉट R स्क्वायर E इंटू पाई। दिस इज द टॉर्क, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क। अब समझिएगा तो हुआ क्या, इसके वजह से इस पे आपको एक क्लॉकवाइज है टॉर्क, वो भी हमको सेंस समझ में आ रहा था। तो टॉर्क ऐसे लगा इसके ऊपर, ये वाला, यानी कि ये वाला पॉइंट आपको पीछे की तरफ स्लिप करने का कोशिश करेगा, तो जैसे ही स्लिप करने का टेंडेंसी रखा, फ्रिक्शन लग गया इस पे आगे, और प्योर रोलिंग कराना है मतलब ये इट हैज टू बी स्टैटिक फ्रिक्शन। अब पूरे इस रिंग पे ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स इज फ्रिक्शन ओवर हियर। मान लेते सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन A है और ये मेरे को अल्फा है, तो हम लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और जब बात होगी सेंटर के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन की, सो टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज दिस मच लैम्डा नॉट R स्क्वायर E इंटू पाई माइनस फ्रिक्शन का टॉर्क इसको अपोज कर रहा है, तो फ्रिक्शन का टॉर्क क्या होगा, F इंटू R इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। I हो जाएगा mr स्क्वायर और अल्फा की जगह हम लोग लिखेंगे A बाई R। अच्छा, यहां से एक R कॉमन लेके इसके साथ मिला के इसको मार देंगे, और फ्रिक्शन को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं MA से, तो इसको MA से रिप्लेस कर दिया। दिस इज योर लैम्डा नॉट R इंटू पाई, और E की जगह लिखोगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, उसको उधर लेके जाओगे तो ये आपको हो जाएगा 2ma। तो यहां से अपना अब गेम हो गया है खत्म। सो A इज इक्वल टू योर लैम्डा नॉट R पाई सिग्मा, और ये हमको हो रहा है 4m एप्सिलॉन नॉट। मैच करो, सो लैम्डा नॉट R ये सब मैच हो रहा है, नीचे 8 है लेकिन हमको चाहिए 4, मतलब x की वैल्यू अपने को 2 होनी चाहिए। क्लियर एकदम? चलिए देखो देखो, वाह, ठीक है, आप ही लोग ने भेजा हुआ है। सवाल क्या है एक बार हम एक्सप्लेन कर देते हैं। आपके पास यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क है। कैसा डिस्क है? यूनिफॉर्म डिस्क है, हैविंग सेम थिकनेस। एक डिस्क की अगर बात कर रहे हैं तो हमसे कहता है कि सभी डिस्क 1 2 3 और ये अनंत है, सभी डिस्क का जो थिकनेस है वो हमको सेम है, और सभी डिस्क का हमको कहता है कि मटेरियल भी सेम है। ठीक बात है सर। अच्छा, सब डिस्क का लेकिन रेडियस अलग अलग है, ये R है, ये R/3 है, ये R/9 है। अगर सवाल में नहीं दिख रहा था तो आपको यहां पर लिखा हुआ है, बाकी हम
पढ़ भी रहे हैं, ये r है, ये r/3 है, ये r/9 है, एंड सो ऑन। ये इंफॉर्मेशन बड़ा ही क्रिटिकल है। सभी डिस्क का आपको थिकनेस सेम है। आप जानते हैं कि डेंसिटी आपको होता है मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी सबका सेम है, यानी मास इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम इज बेसिकली योर जो भी आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है इनटू थिकनेस, सो A इंटू टी। एंड माय डियर फ्रेंड, सबका थिकनेस सेम है, सो मास इज प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड एरिया इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। यानी सभी का मास का रिलेशन क्या होगा, इससे हम जज कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर ये कैपिटल R रेडियस का था तो इसका मास m है, इसका रेडियस 1/3 है तो इसका मास हो जाएगा 1/9 m/9, इसका रेडियस 1/9 है तो इसका मास हो जाएगा m/81। समझ रहा है तुम? यानी रेडियस 1/3 हो रहा है और मास 1/9 हो रहा है। ठीक है, मास m है, m/9 है, m/9 का स्क्वायर है, एंड सो ऑन। ये सभी डिस्क इस प्रकार से आपको अरेंज्ड है कि सभी डिस्क अपने अपने सेंटर के अबाउट, पहली बात तो हिंज्ड है, कोई भी दो डिस्क के बीच में फ्रिक्शन नहीं है। आपने इसके ऊपर एक रॉड ऐसे रख दिया है, तो रॉड को आपने जैसे रिलीज किया, रॉड इसके ऊपर ऐसे गिरेगा, रॉड अभी ऐसे है, कुछ देर बाद, और ये रॉड आपको बहुत लंबी है, फिर रॉड आपको नीचे की तरफ गिरेगी। तो जब ये रॉड गिरेगी ना, जब ये रॉड आपको ऐसे गिरेगी तो वो इसके इस पॉइंट को अपने साथ आगे लेके जाएगा, यानी ये रॉड इसके इस पॉइंट पे फ्रिक्शन लगाएगा और कहीं पर भी कोई स्लिपिंग नहीं है। ठीक है, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द डिस्क बट द फ्रिक्शन इज सफिशिएंट बिटवीन द रॉड एंड द डिस्क सो दैट रॉड डज नॉट स्लिप। बढ़िया एकदम। अच्छा, देखिए डज नॉट स्लिप का ना मतलब क्या होता है आप समझ रहे हो? इसका मतलब यही होता है कि अगर ये आपको बड़ा वाला डिस्क है और ये आपको ऐसे इस पे रॉड है, तो रॉड के इस पॉइंट की स्पीड अगर v है तो इस डिस्क के इस पॉइंट की स्पीड भी आपको टेंजेंशियली इसमें v है। दैट इज द मीनिंग ऑफ नो स्लिपिंग। ठीक है, अच्छा, हमसे पूछ रहा है कि भैया बताइए रॉड का एक्सेलरेशन कितना है, ये यही पूछा है ना, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड इज हाउ मच। अच्छा देखिए, तो इसका यहां पर मेरे पास बड़ा चित्र है, हम लोग एक काम करते, क्विकली इसका डायग्राम को थोड़ा सा और जैसे अपने को दिया हुआ था वैसा बना देते हैं, इस प्रकार से है, और ये आपको आगे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ये आपको आगे तक है पूरा, समझ रहे हो ना? ये जो आपका लेंथ है ये r है, ये वाला r/3 है, एंड सो ऑन, r/9 है, ये मास m है तो ये मास m/9 है, ये मास m/9 का स्क्वायर है, m/9 का क्यूब, एंड सो ऑन। बात समझ रहे हो? एक तरीका तो देखिए इसको करने का है प्रॉपर FBD बना बना के। उससे पहले हमको यह भी जानना है कि भैया ये एंगल थीटा कितना है। अच्छा, ये एंगल थीटा अगर अपने को चाहिए ना तो वो अपने कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई? हाँ देखो दिख रहा है हमको, ये एंगल 90 डिग्री है। एक ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल AB, और ये दोनों लाइन आपको जहां पर भी जाके मीट कर रहा होगा, इन्फिनिटी पे मीट कर रहा होगा, लेकिन मीट तो करेगा ना एकदम कोना में जाके, तो उसको हमने पॉइंट C बोल दिया है। तो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल में आपको ये लेंथ R पता है, ये लेंथ पता चल जाए तो काम बन जाएगा। हाँ सर, तो भैया तुमको दिख रहा है ना, यहां से लेके यहां R है, यहां से लेके यहां तुमको डायमीटर है विच इज 2r/3, 2r/9। तो हमको दिख रहा है कि जो हमको लेंथ चाहिए दैट इज R प्लस, अब यहां पर डायमीटर खेलना पड़ेगा, सो 2r/3। तो एक काम कर रहे हैं हम, 2r कॉमन ले रहे हैं, है ना, 2r/3, सो 1/3 प्लस 2r/9 यानी 1/9, बेसिकली 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का क्यूब, एंड सो ऑन। ये आपको इनफाइनाइट जीपी का सम, जहां पे कॉमन रेशियो 1 से छोटा है, तो भैया यहां आप क्या लिखोगे, a/1 - r, a इज योर फर्स्ट टर्म, 1 - 1/3, कॉमन रेशियो भी 1/3 है हमको यहां पर, सो 1/3, ये हमको 2/3, तो ये पूरे को मारेगा तो नीचे एक 2 आएगा, 2 इसको मार देगा, तो आपको ये L आ रहा है टोटल 2r के बराबर। तो यहां से लेके यहां तक की जो आपको दूरी है वो 2r है और ये r है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो आपका जो साइन थीटा है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस,
सो r/2r विच इज योर 1/2, यानी कि मेरे को थीटा सवाल में पता चल गया है 30 डिग्रीज है। देखो, अच्छा, बहुत बढ़िया है साहब, बहुत बढ़िया है, वेरी वेरी गुड। अब यहां पर तुम बना सकते हो इस रॉड का FBD। केयरफुली बात को समझिएगा, अब यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है। सिर्फ अगर रॉड का FBD बनाओगे, ये आपको ऐसे रॉड है, रॉड आपको नीचे गिरना शुरू कर रहा है, मान लेते हैं कि रॉड का एक्सेलरेशन जो है वो आपको a है। रॉड पे आपको लगेगा mg sin थीटा। रॉड का मास पता सवाल में दिया हुआ है कि जो सबसे पहला वाला डिस्क है उसके मास के बराबर रॉड का मास है, या फिर जो प्लेट है, वॉट एवर दिस माइट बी। सो mg sin थीटा, mg sin थीटा मतलब mg बटा 2, फ्रिक्शन भी होएगा। ये रॉड जब आपको ऐसे गिर रहा है, वो इस पॉइंट पे फ्रिक्शन ऐसे लगा रहा है, इस पॉइंट पे ऐसे, तभी तो ये आपको डिस्क भी घूमेंगे। तो अगर ये रॉड या प्लेट जो भी है वो इस पे अगर फ्रिक्शन ऐसे लगा रहा है, तो ये भी चीज रॉड के इस पॉइंट पे फ्रिक्शन ऐसे लगाएगा। बात समझ में आई? तो हम कह सकते हैं कि यहां पर आपको फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, हर जगह जहां जहां कॉन्टैक्ट है, हर जगह जहां जहां आपको कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश था। अच्छा, इसको F1 बोला, इसको F2 बोला, इसको F3 बोला, एंड सो ऑन। तो हमको दिख रहा है कि mg/2 माइनस टोटल फ्रिक्शन विच इज F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन ये फ्रिक्शंस है कितने? व्हाट इज दिस F1 F2 F3 एंड सो ऑन? अब देखिएगा, सुनो, किसी एक डिस्क की कहानी को हम तुमको समझाते हैं। ये पहले वाले डिस्क की कहानी हम समझा रहे हैं, है ना? ये इस पे ऐसा है। तो हमने आपको बोला कि भैया रॉड के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन a है, तो डिस्क के भी इस पॉइंट का एक्सेलरेशन a ही होना चाहिए। सही बात है सर। और जब ये रॉड आपको नीचे गिर रहा है तो रॉड पे फ्रिक्शन ऊपर लगा, रॉड ने यहां पर फ्रिक्शन F1 ऐसे लगाया था, तो इस फ्रिक्शन का एक टॉर्क होगा जो कि इस डिस्क को घुमा रहा है α1 से। क्या होगा वो फ्रिक्शन, क्या होगा टॉर्क? F1 इंटू R, क्योंकि ये रेडियस R था, इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। इसका मास हमको m है, राइट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² बाई 2 इंटू α1। लेकिन α1 को अपने क्या लिखेंगे भैया? अगर इस रॉड के पॉइंट का एक्सेलरेशन a है, यानी डिस्क के इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन a होएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो अपने α1 को क्या लिख सकते हैं? a बाई डिस्क का रेडियस। तो अगर तुम बड़े ध्यान से देखो तो ये r इसको मारेगा ना, तो यहां पर आपके पास बचेगा ma/2। सिमिलरली जब तुम इस डिस्क के लिए करोगे ना, तो आपको a/2 आएगा, बस मास आपको हो जाएगा यहां पर m/9। लेकिन सर इसका तो रेडियस अलग है r/3, तो भैया ये भी तो फिर उस इक्वेशन में r/3 होता, ये भी r/3 का स्क्वायर, ये भी r/3 होता। समझ रहे हो? सो आपको दिखना चाहिए कि जो आपका टोटल फ्रिक्शन होगा ना, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। जो आपका टोटल फ्रिक्शन हो रहा है, सिग्मा फ्रिक्शन F1 इज इक्वल टू ma/2, F2 इज इक्वल टू a/2 तो होगा, लेकिन m की जगह आपको होगा m/9। a/2 तो होगा, लेकिन m की जगह आपको हो जाएगा m/9 का स्क्वायर, एंड सो ऑन। तो यहां से आप ma/2 अगर हम कॉमन भी ले ले, सो 1 प्लस 1/9 प्लस 1/9 का स्क्वायर, तो वो तो जीपी है, और उस जीपी का सम कितना हो जाएगा? फर्स्ट टर्म मेरा 1 है, सो 1/1 माइनस r, एंड r इज 1/9। तो ये 9 ऊपर चल जाएगा, सो दिस विल बिकम योर 9ma, और नीचे में 8 होएगा तो 9ma/16। अच्छा, तो ये बेसिकली आपको पूरा जो टर्म है ना, वो आपको है बेटा 9ma/16। तो ये आपको जाएगा राइट हैंड साइड, सो दिस वुड बी योर mg/2 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 16 एलसीएम लोगे तो 25 हो जाएगा ना, 25/16 इंटू योर ma, m ने m को मारा,
16 से मारा 8, सो ए की वैल्यू हमको होनी चाहिए 8g/25। बस इतना ही है क्या? बस इतना ही है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर एकदम? बढ़िया है। एक तो आपको तरीका ये हो गया फोर्स वाला तरीका। एक और तरीके से हम इसको कर सकते थे, देखिएगा। हमको ऑफ कोर्स वो एंगल 30 डिग्री आज भी चाहिए हमें, ये सब तो खैर आपको पता ही था, ये आपको आगे जाएगा। तो दिस एंगल इज बेसिकली योर 30 डिग्रीज, है ना। आइए देखिए, दिस एंगल इज योर 30 डिग्रीज। क्यों सर दो दो मेथड जानना जरूरी है ना, तब जाके आत्मा को संतुष्टि मिलती है कि क्या सर इसको हम कोई और अप्रोच से कर सकते थे। ये रेडियस मेरे को r है, दिस इज योर r/3, दिस फेलो इज योर r/9, ये मास अपने को m/9 है, दिस इज योर m/9 का स्क्वायर एंड सो ऑन। हम कह रहे हैं कि भैया शुरुआत में आपको ये रेस्ट पे था, आपने इसको रिलीज किया तो ये आपको a एक्सेलरेशन से नीचे गिरना शुरू करता है। ठीक बात है सर। मान लेते हैं कि भैया ये जो प्लेट है और ये पूरा सिस्टम आपको आपने रिलीज कर दिया, यहां पर स्लिपिंग नहीं है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन नहीं होता है, राइट। अच्छा, तो हम क्या कह रहे हैं, और यहां वहां आपको कहीं पर भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो आपने जब इसको रिलीज किया तो सपोज कीजिए कि ये जो आपको रॉड है ना, ये जो प्लेट है वो आपको एक्स डिस्प्लेसमेंट किया है नीचे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये आपको एक्स डिस्प्लेसमेंट किया है नीचे। अगर रॉड इस डायरेक्शन में एक्स डिस्प्लेसमेंट करता है, यानी कि रॉड वर्टिकल डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट किया होगा, ये एंगल आपको 30 डिग्री है, तो x sin 30 डिग्री विच इज योर x/2। तो हम कह सकते हैं कि पूरे सिस्टम को अगर तुम देखोगे तो आपका ये जो डिस्क है ये तो वर्टिकली नीचे नहीं गिर रहा है, तो पूरे सिस्टम ने जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नुकसान किया है वो सिर्फ रॉड ने किया है, विच इज इक्वल टू योर mg(x/2). सो लॉस इन पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक। मान लेते हैं कि जब आपको ये रॉड x डिस्टेंस नीचे गिरा है, उस क्षण जब ये x डिस्प्लेसमेंट कर गया है, उस क्षण रॉड की जो वेलोसिटी है वो v मान लेते हैं। ठीक है, तो रॉड की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 12 mv² प्लस, अब आया मजा, अब आएगा जब इस रॉड की वेलोसिटी v है तो इस डिस्क की क्या क्या एनर्जीज होंगी। डिस्क आपको प्योरली रोटेट कर रहा है, तो 12 I⍵² लिखो, पहले वाले डिस्क का लिखो, 12 I कितना हो जाएगा, mr²/2 इंटू ω²। व्हाट इज ओमेगा माय डियर फ्रेंड? ओमेगा रॉड का वेलोसिटी अगर v है तो इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी भी v होगा, हर जगह हर कॉन्टैक्ट पॉइंट का वेलोसिटी v होगा, तो इसका ओमेगा क्या हो जाएगा, v/r। तो आप क्या लिखोगे, v²/r²। तो आपका ये वाला स्क्वायर मरेगा, दिस विल बी योर 1/4 ½ mv²। अब देखना, पहले वाले डिस्क का काइनेटिक एनर्जी इज 1/4 mv², दूसरे वाले का सब कुछ सेम होगा, बस मास की जगह आ जाएगा आपको m/9। भैया यहां पर आपको जो रेडियस होगा r/3, तो ये भी तो r/3 है, फिर से मर जाएगा, तो बचेगा तुमको बस 1/4 v² तो होगा, मास की जगह आपको आएगा m/9। यहां पर अगेन ये इतना तो होएगा, है मास की जगह आपको आएगा m/9 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तुमको बहुत इच्छा कर रहा है, तुम मास को यहां से उड़ा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। gx/2 इज इक्वल टू योर 12 v² प्लस, यहां से एक काम करो ना तुम, v²/4 कॉमन ले लो, क्या आएगा 1 प्लस 1/9 प्लस 1/9² एंड सो ऑन, जीपी का सम यानी a/1 - r, कॉमन फर्स्ट टर्म इज 1 माइनस कॉमन रेशियो इज 1/9। ये टर्म कितना होता है आपको 9/8 है ना, तो ये बेसिकली आप ऊपर में 9 डाल दो और यहां पर आप 8 डाल दो। ठीक है, 2 और ये इतना, तो यहां पर आपको 16 है, एलसीएम लोगे तो ऊपर आपको हो जाएगा 25 v² अपॉन योर 8। सो यहां पर gx है, यहां पर आपके पास इतना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में। सो g dx/dt इज इक्वल टू 25/8 v² का डिफरेंशिएशन 2v इंटू dv/dt।
नाउ dx बाई dt इज इक्वल टू वेलोसिटी, मर गया। तो ये इसको मारेगा तो ये कितना हो जाएगा, रुको रुको रुको, कुछ तो गड़बड़ किया ना, 2 8 16 है, तो यहाँ पर एलसीएम लिया तो ये 16 होना चाहिए था। ये बेटा आपको 16 है, यानी कि यहाँ पर भी जो आपको 8 है वो 8 नहीं, वो आपको 16 है। तो 2 इसको मारेगा तो ये 8 है। तो dv बाई dt मेरे को एक्सेलरेशन है, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू योर 8g अपॉन 25, जो कि मेरे को फिर से आ जाएगा। क्लियर एकदम, बढ़िया है। चलिए एक आखिरी प्रश्न है आपके सामने यहां पर, यह भी सवाल आपको ग्रेविटेशन का है। देखिए पढ़ो इसको। अ रॉकेट इज लॉन्च्ड फ्रॉम पॉइंट ए ऑन अर्थ, ये मेरे को धरती है, यहां से आपने लॉन्च किया है और हमको कहता है कि वो बी पे आता है वापस, और ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी है और बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है दोनों आपको एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, ठीक है। और ये एंगल टोटल आपको 120 डिग्री है। ये आपका कोई नॉर्मल प्रोजेक्टाइल नहीं है जो आपने यहां से पार्टिकल को फेंका और वो ऐसे आ गया। समझ रहे हो कितना बड़ा कर्वेचर ये आपको कवर कर रहा है धरती का, यानी आपने यहां पर एक अच्छी खासी इसको वेलोसिटी दी होगी। बढ़िया है साहब। अगर तुम यहां पर वेलोसिटी टेंजेंशियली देते ऐसे, राइट, तो चांस बन सकता था कि ये आपको सर्कुलर मोशन करे इसको ग्रेस करते हुए, बट फिर भी यहां पर जब पार्टिकल आता तो ये वेलोसिटी इसके एंटी पैरेलल तो होती नहीं। तो सर्कुलर मोशन तो आप सोचना भी मत। ये जो कर्वेचर, ये जो इसका पाथ होगा, इट हैज टू बी एलिप्टिकल पाथ। अब अ सैटेलाइट मूविंग क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, हमको एक सेपरेट इंफॉर्मेशन दिया है कि अगर कोई सैटेलाइट है जो कि अर्थ के सरफेस के बहुत क्लोज घूम रहा है, ऐसे गोल 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 गोल, तो उसका टाइम पीरियड टी नॉट है। अर्थ का रेडियस आर है आपको, तो हमको टी नॉट की वैल्यू पता है। क्या होता है याद है, क्या होता है, 2 पाई नीचे में अंडर रूट जी एम, यहां पर आर की पावर 3/2। जब आपको सैटेलाइट ऐसे ऑर्बिट करता है आर रेडियस में, तो यही होता है टाइम पीरियड। ठीक है, हटाइए इसको। हमको कह रहा है कि भैया पार्टिकल यहां से गया है और ऐसे यहां पर जब रिसीव किया है तो ये और ये आपको एंटी पैरेलल है। पाथ आपको एलिप्टिकल होगा, लेकिन एलिप्स में भी आपको एक स्पेशल पोजीशन है ए और बी का। अगर तुम एलिप्स को ध्यान से देखो, ये जो आपका है ना सेमी मेजर एक्सिस, ये वाला चीज, यहां पर आपका वेलोसिटी और यहां पर आपका वेलोसिटी एग्जैक्टली एंटी पैरेलल होता है। तुम बोलोगे कि नहीं सर, क्या पता यहां की बात करें हम लोग, यहां पर जो वेलोसिटी होगी और इसके ठीक सिमेट्रिकली इधर जो एक पॉइंट होगा, सर ये दोनों भी तो वेलोसिटी एंटी पैरेलल है, लेकिन इसका मतलब है कि ये तुम लोगे पॉइंट ए और ये लोगे पॉइंट बी। भैया पॉइंट ए और बी सिमेट्रिकली अपोजिट है, ये आप देख रहे हो, ये आपको स्ट्रेट लाइन ऐसा वर्टिकल में है और ये आपने टेढ़ा बना दिया इसको। ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी मेरे को सेमी मेजर एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। अच्छा सर, यहां तक हमको इंफॉर्मेशन समझ में आया। ये आपको जा रहा है गया 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 और ऐसे, ठीक है। यहां पर वेलोसिटी ऐसे है, तो यहां पर साहब मेरे को वेलोसिटी ऐसे एंटी पैरेलल। जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसका पूरा एलिप्स हम ड्रॉ करें। यहां पर डॉटेड दिखा रहे क्योंकि यहां पर आपको वो एक्चुअली में कभी आया नहीं, राइट। अच्छा देखिए, आप ये भी जानते हैं कि अगर मेरे को इस प्रकार से एलिप्स हो रहा है, अगर मेरे पास इस प्रकार से एलिप्स है और ये मेरे को पॉइंट ए है, ये मेरे को पॉइंट बी है ना, और सेंटर सी, सेंटर कहाँ लाई करता है एलिप्स के किसी न किसी फोकाई पे, तो यही बड़ा मेरे को बेसिकली फोकाई है। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये आपको ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा जोड़ा है हमने, ऐसा जोड़ा है, एंड दिस इज समथिंग लाइक दिस। अच्छा, क्या हम लोग इसका ये वाला लेंथ पता कर सकते हैं? ये हमको आर है, मतलब ये हमको आर है और ये एंगल अपने को 60 डिग्रीज है, दिख रहा ना, सिमेट्रिक है आपको बुढ़ा। तो भैया ये हमको थीटा 60 डिग्रीज है, यहां पर जो आपका एंगुलर बाइसेक्टर है, तो ये आपको 60 डिग्रीज है। तो हमको साहब समझ में आता है, लेट अस कनेक्ट इट ओवर हियर,
something like this. So we know this is r, this is your 60 degree, so this particular length is your r sin 60 degree which is your √3. और इसका आंसर पता है आपसे पूछा क्या गया था, टाइम टेकन बाय द रॉकेट टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इन टर्म्स ऑफ टी नॉट. ये आपको न्यूमेरिक भी हो सकता है, डेसिमल में भी आ सकता है, तो आप वैसे आंसर करना. ये √3r/2 है, तो साहब मेरे को ये वाला डिस्टेंस भी √3r/2 है. यानी कि आपका जो यहां से लेके यहां तक ये आप कहते हो दिस इज योर 2a और ये आप कहते हो 2b. यानी कि b की वैल्यू कितनी है, सेमी मेजर एक्सेस, सॉरी सेमी माइनर एक्सेस, माय बैड. ये आपका सेमी, दिस इज योर माइनर एक्सेस, दिस इज योर मेजर एक्सेस, ये आपका हो गया है सेमी माइनर एक्सेस का लेंथ. तो b की वैल्यू हमको हो जाएगी यहां पर √3r/2 ओवर हियर. ठीक बात है. अच्छा, और क्या है मेरे पास इंफॉर्मेशन यहां पर, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली. अगर तुम यहां पर ध्यान से देखो, आपको ये वाली b की वैल्यू पता चल गई है. ये आपको एलिप्स में ना फोकाई होता है. कौन सा वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट सी है ना वो आपको बेसिकली फोकाई है. तो तुमको पता है ना कि फोकाई कहां पर होता है, -AE,0, -AE,0. सो बेसिकली अगर ये r है तो मेरे को ये वाला जो लेंथ होगा, ये जो आपको डिस्टेंस है, दिस इज योर r cos 60 डिग्री विच इज r/2. तो क्या हम कह सकते हैं कि r/2 ही मेरे को a इंटू ई के बराबर होगा, कह सकते हैं सर. अच्छा, मेरे पास एक और इंफॉर्मेशन है दैट एक्सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर. सो 1 माइनस बी की वैल्यू कितनी है, तो यहां लिखो 3r² अपॉन 4 और a की वैल्यू कितनी है r/2e, यानी r² अपॉन 4 r/2e. तो यहां पे नीचे में आपको आएगा e का स्क्वायर. तो यहां से हमको दिख रहा है कि भैया 4 से 4 मरेगा, r² से r² मरेगा. सो e इज इक्वल टू 1 माइनस ये अपना e² जो है वो ऊपर चला जाएगा ना, तो दिस इज गोइंग टू बी योर 3e². तो ये हमको आ रहा है 3e² प्लस e माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ठीक किया क्या कुछ गड़बड़ की है. एक्सेंट्रिसिटी, ओह ये आपको e का स्क्वायर है, सॉरी ये आपको e का स्क्वायर है. सो दिस इज योर 4e² इज इक्वल टू 1, यानी e की वैल्यू अपने को आ रही है यहाँ पर 1/2. तो हमको पता चल गया कि आपका यहाँ पर एक्सेंट्रिसिटी कितना है, और e का वैल्यू अगर 1/2 है मतलब a का वैल्यू कितना आ रहा है, r ही आ रहा है. सो a की वैल्यू अपने को r के ही बराबर है. ठीक है, अच्छा ध्यान से देखिएगा. अब हमसे पूछ रहा है कि यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लग रहा है, इसको हटा रहे हैं. ये आप ध्यान से समझिए, अगर आपको इसका सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ a मिल गया है तो पूरा चक्कर काटने का जो टाइम होगा ना, दैट इज गोइंग टू बी 2 पाई. बस r की जगह, रेडियस की जगह अब ये सेमी मेजर वाला लेंथ आता है, a⁻³ अंडर रूट ऑफ योर gm ओवर हियर. लेकिन साहब हमको सॉल्व करने में पता चल रहा है कि मेरी a की वैल्यू r के बराबर ही है. तो साहब यहां पर आपका a की जगह ये r ही है. तो बड़ा ही गजब कोइंसिडेंस निकल के आ रहा है कि आपका ये जो था ना t0, सो बेसिकली ये भी t0 ही है. तो पूरा चक्कर काटने में जो इसको समय लगता दैट इज t0. लेकिन हमको तो जानना है बस a से लेके b, तो आंसर क्या हो जाएगा t0/2. गलत भैया, यहां पर ऐसे नहीं कर सकते यूनिटरी मेथड की. यहां से यहां का टाइम आपको इस पूरे का आपको 50% है. यहां पर आपको लगाना पड़ता है एरियल वेलोसिटी का फंडा, दैट इज योर dA/dt इज इक्वल टू कांस्टेंट. सो बेसिकली एरिया इज प्रोपोर्शनल टू योर टाइम ओवर हियर. मतलब आप जब यहां से यहां आ रहे हैं तो व्हाट इज द स्वेप्ट एरिया, आप जब यहां से यहां आते हो, समझना मेरी बात को, ये होता है आपका स्वेप्ट एरिया. ये जो पिंक लाइन आपको एरिया ट्रेस कर रहा है, इसको कहते हैं हम लोग स्वेप्ट एरिया. तो क्या तुमको दिखाई दे रहा है कि ये वाला आपको स्वेप्ट एरिया सपोज कीजिए A1 है, तो आप बोलोगे कि भैया A1 अपॉन टोटल एरिया ऑफ द एलिप्स शुड बी इक्वल टू, यहां से यहां तक का जो टाइम है जो हमको निकालना है स्मॉल t, अपॉन टोटल एलिप्स को
कवर करने का टाइम विच इज योर टी नॉट ओवर हियर. सो स्मॉल टी इज नथिंग बट योर टी नॉट मल्टीप्लाइड बाई A1/A. यहां से हमको थोड़ी सी खुशी मिली, राहत मिली जीवन में. आइए इसको हटाओ. तो आपको यहां पर दिख रहा है कि स्मॉल टी इज इक्वल टू टी नॉट. व्हाट इज एरिया ऑफ द पिंक शेडेड पोर्शन? एक एलिप्स का पूरा एरिया होता है पाई ए बी. तो यहां पर आपके पास दो सेक्शन है, एक मेरे को ये ट्राइंगल है और एक एलिप्स का 50% एरिया है. यानी कि एक तो हम यहां पर लिखेंगे A1 में, एक हम लिखेंगे यहां पर पाई ए बी प्लस एक हम यहां लिखेंगे इस ट्राइंगल का एरिया विच इज इक्वल टू योर हाफ इनटू इसका जो ये बेस है वो बेसिकली 2b है, 2b मल्टीप्लाइड बाई दिस एल्टीट्यूड विच इज नथिंग बट योर r cos 60 डिग्री विच इज योर r/2. तो ये हमको हो रहा है r/2 होल डिवाइड बाई टोटल एलिप्स का एरिया विच इज नथिंग बट योर पाई ए बी. अच्छा, तो बेसिकली अपने को है ना ये अंदर वाला पोर्शन को सॉल्व करना है. सो पाई ए की वैल्यू अपने को r के बराबर है, b की वैल्यू अपने पास यहाँ पर √3r/2 है प्लस हाफ ऑफ मर गया, दिस इज योर r/2. और b की वैल्यू, एक काम करे क्या, ये b को हम लोग मार क्यों नहीं दे रहे हैं? इसको सॉल्व करने से अच्छा है कि अपने ये b को उड़ा क्यों नहीं देते जीवन में. सो आपका b और b यहाँ से उड़ेगा. दिस इज योर पाई इंटू ए विच इज पाई इंटू आर. दिस इज योर r/2. दिस इज योर पाई इंटू आर. सो r भी अपने को मरेगा. तो यहाँ से अपने को निकल कर आ रहा है दिस इज योर पाई प्लस 1/2. सो दिस इज योर 2 पाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई योर 2 पाई. एक बात देख लो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है. पाई ए बी, हाँ गड़बड़ हुआ ना. ये जो एरिया है वो आपको एलिप्स का आधा है, तो यहाँ पर आपको पाई ए बी बाई 2 है. तो यहाँ पर भी मेरे पास एक 2 था, दिख रहा है. तो यहाँ पर आपको 2 नहीं आएगा. सो दिस मल्टीप्लाइड बाई टी नॉट. तो यही मेरा आंसर है. अब पाई की वैल्यू तुम्हारे पास है 22/7 प्लस 1 और ये है 2 इंटू 44/7. तो ये आपको हो जाएगा 29/44. इसको सॉल्व कर लो, जो भी आपका आंसर है वो आंसर हो जाएगा. तो अगर डिवाइड करेंगे तो 6 से जा रहा है 0.659 विच इज 0.66 अप्रॉक्सीमेटली आप आंसर कर देंगे. ठीक है, चलिए मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन. ध्यान रखिए, सीखते रहिए. टेक केयर एंड बाय बाय.